हेलो, नमस्कार, वणक्कम। आपकी पूर्वी जो टेक्स्ट बुक है कक्षा 8 इंग्लिश की, उसका जो यूनिट 3 है, उसका दूसरा चैप्टर है एक कविता जिसका नाम है द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स। ये एक बेसिकली एक फोक आर्ट से एक कविता निकाली गई है जो कि एक नैरेटिव फॉर्म में है, यानी कि एक कविता के रूप में है। तो इसको शुरुआत करने से पहले ये थोड़ी सी एक्टिविटीज देख लेते हैं ताकि आपको एक तरह से वार्म अप हो जाए, राइट। तो इसमें कौन सी चीजें हैं जो कि चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेंट ब्रश इज ए थिंग। उसी तरह से अगर आप फोर्ट्रेस कहें, किला, ये भी एक थिंग है। उसी तरह से ये टहनी, इसको भी थिंग कहेंगे। इसके साथ साथ बोस, ये भी थिंग है। एक्शंस कौन से होंगे? एक्शंस होंगे वाइंडिंग हुआ, ड्राइंग हुआ, ये सब एक्शंस होंगे। फीस्ट को अगर आप वर्ब के रूप में देखें तो वो भी एक तरह का एक्शन होगा, अदरवाइज इसको थिंग में काउंट किया जाएगा। इमोशंस कौन से होंगे? इमोशंस होंगे जॉय, इमोशंस होंगे फियर, ये सब आपके इमोशंस होंगे। कोल्ड भी आप इमोशंस के रूप में देख सकते हैं, लेकिन जिस तरह से कविता में उसका इस्तेमाल किया गया है उसको हम थिंक के रूप में ही सोचेंगे। ओके, शुरुआत करने से पहले मैं आपको इस कविता के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये कविता में एक्चुअली कहा क्या गया है। तो ये जो मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स है, ये एक नैरेटिव पोएम है, यानी कि कहानी बताई गई है इस पोएम में। इस पूरे कविता में जिस तरह की घटनाएं होती है उससे एक कहानी बताई गई है। एक दयालु और कल्पनाशील, यानी कि एक इमेजिनेटिव, जिसकी कल्पना काफी अच्छी है, उस लड़की की कहानी है जिसका कि नाम है गोपी। ओके, एक दिन जब गोपी रेत में टहनी से चित्र बना रही होती है तभी एक रहस्यमय आदमी आता है और उसे एक जादुई पेंट ब्रश दे देता है। वह गोपी से कहता है कि इस ब्रश का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए ही आपको करना होगा। किसी और पर्पस के लिए आपको इस ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना है। और जब गोपी खिचड़ी का एक कटोरा पेंट करती है, खिचड़ी क्या होती है? खिचड़ी में चावल और दाल का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें थोड़े से आप नमक भी मिला सकते हैं, हल्दी भी मिला सकते हैं, कभी आप चाहें तो सब्जी भी मिला सकते हैं। जब आप बीमार होते हैं तब आपको मम्मी क्या कहती है? खिचड़ी खाने को कहती है, राइट। मुझे याद है मेरी नानी को खिचड़ी काफी पसंद थी, राइट। सो तो जब गोपी खिचड़ी की एक कटोरी को पेंट करती है तो वो सच में असली खिचड़ी बन जाती है और जल्दी पूरे गांव को इस जादुई ब्रश के बारे में पता चल जाता है। और वो इस ये जो उसको जो जादुई शक्ति मिली है उसे बिना स्वार्थ के साथ सबकी मदद करती है। वह दूसरों के लिए खाना, कपड़े, औजार, ओके, औजार जैसे कि प्लाव और जरूरत की चीजों को पेंट करती है और वो सचमुच उनके सामने प्रकट हो जाती है ना। अब आता है कहानी में, एक लालची जमींदार को इसकी खबर मिलती है तो वो गोपी को मजबूर करता है कि उसके लिए सोना, जवाहरात और महल बनाए, राइट, किले बनाए। गोपी साहस से उसको इनकार कर देती है तो जमींदार उसको कैद कर देता है, उसको जेल में डाल देता है। अब गोपी अपनी चतुराई का इस्तेमाल करती है और जेल से निकलने के लिए एक सड़क, एक घोड़ा और उसके बाद एक नदी को भी पेंट करती है, राइट। जब जमींदार और उसके सिपाही उसका पीछा करते हैं तो वो एक गहरी और काफी चौड़ी गहरी नदी को पेंट कर देती है और उससे वो रुक जाते हैं, वो उस नदी को पार नहीं कर पाते हैं और डर के मारे जमींदार भाग जाता है और गोपी गांव वालों के साथ जश्न मनाने के लिए भोजन और उत्सव का दृश्य मनाती है। तो ये है इस पर्टिकुलर कविता में कही गई कहानी। ओके, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, तो इससे आपको आसानी होगी कविता को और अच्छी तरह से समझने में। मैं आपको हर शब्द का और हर लाइन का अर्थ इसमें समझा दूंगा। ओके, तो आखिर में होता क्या है? अच्छाई की जीत होती है बुराई के ऊपर और गोपी अपने तोहफे का इस्तेमाल, यानी कि उस जादुई ब्रश का इस्तेमाल प्यार और दया के लिए करती है, स्वार्थ के लिए नहीं करती है, राइट। अब हम चलते हैं इस कविता में द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स में, जहां पर क्या क्या कहा गया है उसके बारे में आप एक नोटबुक रख लीजिए, एक पेन रख लीजिए, ताकि आप जो भी मैं समझाऊं उसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लें। जैसे मैंने कहा, इस पर्टिकुलर कविता की जो शैली है वो एक नैरेटिव पोएम की है, यानी कि कहानी के रूप में इस कविता को कहा गया है। और इसमें जो मुख्य थीम है, जो मुख्य विचार हैं, वो दया के हैं, कल्पना के हैं और शक्ति की जिम्मेदारी से उपयोग करने की बात की गई है। ओके, एक मिनट।
नाउ कविता की जो पंक्ति पर पंक्ति व्याख्या करें तो गो एंड गैदर वाइल्ड बीन्स गोपी, गो एंड फेच सम राइस, गो एंड प्लग द मैंगोज एंड ब्रिंग होम समथिंग नाइस। अब ये गोपी को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, हो सकता है उसकी मम्मी उसको इंस्ट्रक्शन दे रही हो, शायद उसकी मम्मी ही उसको इंस्ट्रक्शन दे रही हो और गोपी से खाने की चीजों को लाने के लिए कह रही है। ये उनकी गरीबी और को भी प्रतीत करती है और इसके बाद का इस बात का भी प्रतीक है कि वो प्रकृति से काफी निर्भर हैं, प्रकृति से वो काफी चीजें लेते हैं, जैसे कि आम हुआ, जैसे कि बीन्स हुआ, और चावल तो शायद किसी मार्केट या दुकान से लेकर आएंगी। तो कहने का मतलब है कि वो कहती हैं कि बाहर से कुछ अच्छी चीजों को लेकर आओ। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर स्टैंजा का जो टोन है वो काफी साधारण टोन है और काफी घरेलू यानी कि डोमेस्टिक टोन है। लेकिन गोपी उस बात को नहीं सुनती है क्योंकि गोपी एक बानियान ट्री के नीचे बैठी हुई है। ओके, बानियान ट्री यानी कि बरगद का पेड़, उसके नीचे बैठी है और उसके हाथ में एक टहनी है। ओके, और उस टहनी के साथ वो इस तरह का एक चित्र बना रही है जैसे कि आप इस इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं। सो गोपी काम करने के बजाय यानी कि इन सब चीजों को लाने के बजाय अपनी कल्पना और कला में खोई हुई है। वो रेत में चित्र बनाती है और ये दिखाता है कि वह कला से काफी प्यार करती है, वो अच्छी चित्रकार है और भले ही उसके पास कला करने के लिए, कला बनाने के लिए सही तरह के साधन ना हो, वो एक टहनी का उपयोग करती है, उसके पास कोई पेंट का ब्रश नहीं है और बरगद का पेड़ जिसके नीचे वो बैठी है, बरगद का पेड़ आमतौर पर ज्ञान और शांति का प्रतीक माना जाता है। The winds blow by and sweeps away the pictures in the sand, but on a stone there sits a man, a brush is in his hand. अगर आप यहाँ पर जो राइम स्कीम है वो भी आप देखें, सैंड हुआ, यहाँ पर हैंड हुआ, उसी तरह से यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हैंड और सैंड है, इसके यहाँ पर भी देखिए राइस और नाइस। सो एक तरह से ये राइम करता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि हवा उस चित्र को मिटा देती है। ये दिखाता है कि उसकी मेहनत काफी अस्थाई है, ज्यादा देर तक नहीं रहती है, कुछ देर बाद वो मिट जाती है। तो ये प्रतीक है कि गरीबों का काम अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, राइट। बट ऑन ए स्टोन देयर सिट्स ए मैन, ए ब्रश इन हिज हैंड। नाउ इस व्यक्ति जिसका कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया गया है उसका नाम नहीं दिया गया है, इसका तो नाम दिया गया है कि इसका नाम गोपी है, राइट। लेकिन इस व्यक्ति के बारे में हमें कुछ बताया नहीं गया है, सिर्फ इस बात के अलावा कि उसके हाथ में एक जादुई ब्रश है। तो वो एक रहस्यमयी आदमी आता है जिसके हाथ में एक जादुई ब्रश है, राइट। और यहां से कहानी में मिस्ट्री और मैजिक का इंट्रोडक्शन होता है। He looks around, he calls to Gopi, come here, he whispers, hush, we must not let the village know about this magic brush. तो वो कहता है कि वो आदमी गोपी को चुपचाप ब्रश देता है और कहता है, विस्पर करता है यानी कि फुसफुसाता है, हर्ष कहता है यानी कि काफी कम टोन में बात करने की कोशिश करता है। तो ये एक तरह से सावधानी का प्रतीक है कि वो ये नहीं चाहता है कि वो जो गोपी से कहे वो उस गांव में कोई भी गांव वाला उनकी बात को सुने, क्योंकि उसको डर है कि लालची लोग ब्रश का गलत इस्तेमाल करेंगे। अब वो उसको क्या हिदायत देता है कि वो कहता है कि किसी भी गांव वाले को इस मैजिक ब्रश के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, हालांकि सबको पता चल जाता है। और फिर वो कहता है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि पेंट ओनली फॉर द वेल्थ, नॉट फॉर द वेल्दी वंस बट ओनली फॉर द पुअर। तो वो कहता है कि वो चुपचाप ब्रश देता है और गांव में किसी से मत कहना। तो और उसके बाद कहता है कि ये ब्रश से सिर्फ गरीबों की मदद करनी चाहिए और अमीर लोगों के लिए तुमको बिल्कुल भी पेंट नहीं करना है, राइट। तो ब्रश से जो भी वो चीज बनेगी वो ऑब्वियसली सच बनेगी। तो शक्ति का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करो, ये इस बात से पता चलता है। अब क्या करती है, अब उसकी माँ उससे वही सवाल फिर से पूछती है कि क्या तुम बीन्स को लेकर आए, क्या तुम चावल लेकर आए, क्या तुम आम प्लग करके लाए और ब्रिंग होम समथिंग नाइस। लेकिन उसकी माँ को यह नहीं मालूम है कि गोपी ने उसकी बात पहले भी नहीं सुनी और गोपी अभी उस दूसरे व्यक्ति के पास है। लेकिन गोपी इस बारी उसका उत्तर देती है। तो वो कहती है मुस्कुराकर, ग्रिन्स मतलब वो हंसकर बोलती है कि नहीं, ना ही बीन्स, ना ही चावल और ना ही आम, राइट। और वो अंदर जाकर खिचड़ी का एक कटोरे को पेंट करती है और वेट करती है कि वो पेंट का रंग कितना जल्दी सूख जाए।
अब ये जैसे मैंने कहा, खिचड़ी में चावल और दाल को मिलाकर थोड़ा नमक, हल्दी और कभी कभी सब्जियों के साथ पकाया जाता है, और ये काफी पौष्टिक आहार माना जाता है और काफी आराम देने वाला खाना माना जाता है। The bowl is full of khichdi gopi. Into the house the villagers streamed. The young and old all wish to see the magic brush of dreams. तो गांव वाले इस चमत्कार को देखकर काफी दंग रह जाते हैं कि अरे, ये पूरे कटोरे में तो पूरी खिचड़ी भर गई है। तो मैजिक ड्रीम ब्रश ऑफ ड्रीम्स को देखने के लिए सारे गांव वाले, जो जो बुजुर्ग लोग हैं और जो काफी यंग लोग हैं, सारे लोग उस मैजिक ब्रश को देखने के लिए अंदर आ जाते हैं। तो मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स का क्या मतलब है? ये आशा, ये दया और कल्पना का प्रतीक है, और ये दिखाता है कि कला लोगों की जिंदगी बदल सकती है। अब गोपी क्या करती है? एक किसान के लिए एक मफलर पेंट करती है ताकि उसको ठंड ना लगे, राइट। दूसरे किसान के लिए एक हल बनाती है ताकि उसको अपने खेत को जोतने में मदद मिले। उसके साथ साथ एक ग्रैंडमदर के लिए एक शॉल बनाती है, और एक छोटी लड़की के लिए एक पंखा भी बनाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं, मफलर, प्लाव, शॉल, फैन, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसका कि इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में होता है, जीवन में होता है। और ये एक तरह से अमीरों के लिए नहीं है बल्कि गरीब लोगों के लिए है, ताकि उनकी जिंदगी ज्यादा बेहतर और आसान हो सके, राइट। लड़की को गर्मी लगती है तो उसके लिए फैन बनाया है, ग्रैंड मदर और एक फार्मर को ठंड लगती है तो उसके उनके लिए शॉल और मफलर बनाया है, और दूसरे किसान को खेत में मदद करने के लिए एक हल भी बनाया है। And soon the news spreads far and wide through forests, fields and plains until the zamindar himself hears of these magic games. अब जो ये जो खबर है गोपी की अच्छाई और उस जादुई ब्रश की जो खबर है दूर दूर तक फैल जाती है, और उसकी खबर जंगलों में फैलती है, फील्ड्स में फैलती है, और जितने भी प्लेन्स हैं वहां पर भी फैलती है। और उसके कारण जमींदार भी इसकी खबर सुन लेता है, और इसको सुनकर उसका मन पूरी तरह से लालच से भर जाता है, हियर्स ऑफ इट, कि इस तरह से जादू से काफी लाभ पहुंच सकता है। और वो गोपी से कहता है, आई ऑर्डर यू। अब यहां पर टोन देखो, जो गांव वाले थे वो खुश होकर आए थे, और यहां पर वो ऑर्डर करता है, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, विनती नहीं कर रहा है, वो उसको ऑर्डर यानी कि आदेश दे रहा है कि तुम्हें मेरे लिए पेंट करना पड़ेगा। और क्या पेंट करना पड़ेगा उसके बारे में भी बताता है। एक बड़ा सा किला, या उसको महल कह लीजिए, राइट, किला ज्यादा ठीक रहेगा, जो कि काफी बड़ा और काफी आलीशान हो। उसके साथ साथ कई सारे सोने जेवरात और जितना भी धन हो उसको भी पेंट करो, और इतना हो जिससे कि मैं इस पूरे जो आगे की जितनी भी यहां पर भूमि है उस पर पूरी तरह से मैं राज कर सकूं। तो जमींदार ये हुक्म देता है कि उसके लिए इस तरह का किला और खजाना बनाया जाए। तो ये उसके लालच और घमंड को दर्शाता है। ये जो 4 लाइनें हैं इससे हमें ये पता चलता है कि जमींदार काफी लालची है और काफी घमंडी है, और उसको हर तरह की सत्ता चाहिए, क्योंकि वो रूल करना चाहता है, वो वहां पर राज करना चाहता है। शायद वो जमींदार से राजा बनना चाहता है। गोपी bows and shakes her head. My lord, I can't comply. Comply का मतलब है कि मैं इस बात को नहीं कर सकती, मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर सकती। I swore to use this magic brush. Swore का मतलब मैंने ये प्रॉमिस किया है कि मैं इस जादुई ब्रश का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए, जिनको की जरूरत है उनकी मदद के लिए ही मैं इस जादुई ब्रश का इस्तेमाल करूंगी। तो हालांकि जमींदार हुक्म देता है, गोपी साफ मना कर देती है। इससे हमें पता चलता है कि वो काफी साहसी है, करेजियस है और सच्ची है। सच्ची है मतलब ट्रूथफुल है, जो सच है वो सच्ची बात उसको बता देती है, राइट। तो ये वह अपनी कसम और मूल्यों पर अड़ी रहती है कि जो मैंने कसम खाई थी, जो मैंने प्रॉमिस किया था उस मिस्टीरियस रहस्यमय इंसान को, उस प्रॉमिस को मैं तोड़ नहीं सकती हूं। तो जमींदार रोर्स एंड स्टैम्प्स हिज फुट। तो इससे उसके गुस्से के बारे में हमें पता चलता है। रोज मतलब वो काफी जोर से चिल्लाता है, अपने पैर को जमीन पर जोर से मारता है, कि बेलोस टू हिज मैन, और अपने लोगों की तरफ चिल्लाता है और कहता है कि इस ब्रश को इससे छीन लो और इस लड़की को कैद कर दो और उसको पेन में डाल दो। पेन का मतलब होता है उसको जेल में डाल दो, राइट। तो जमींदार कहता है कि
अब इसको, सिंस ये मेरी बात को नहीं मान रही है, राइट, तो उसको जेल में डाल दो और इस ब्रश को भी इससे छीन लो, वो ये आदेश देता है। नाउ गोपी वेट्स इनसाइड द सेल। सेल और पेन का मतलब एक ही है, सेल मतलब एक जेल का एक पर्टिकुलर कमरा जहां पर उसको रखा गया है। अपॉन ए कोल्ड मड फ्लोर, यानी कि जो मिट्टी की जमीन है वो काफी ठंडी थी, तो उसको काफी ठंड भी लगी होगी। अंटिल द जमींदार रिटर्न्स, अब जमींदार थोड़ी देर बाद वापस आता है, एंड शाउट्स थ्रू द डोर, और जमीन से वो दरवाजे से वो फिर से चिल्लाता है। तो आप देखेंगे कि किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। शाउट्स हुआ, बेलोस हुआ, ओके, रोर्स हुआ, स्टैम्प्स हिज फुट हुआ। तो इन सभी से हमको जमींदार के जो कैरेक्टर है उसके बारे में पता चलता है कि वो काफी गुस्से वाला इंसान है और क्रोधित जल्दी होता है, और जब भी उसकी बात को नहीं माना जाता है तो वो इस तरह से बर्ताव करता है, राइट। नाउ तो जेल में, हालांकि वो जेल में है, वो डरती नहीं है, और वो इससे पता चलता है कि वो काफी शांत और हिम्मत वाली लड़की है। He holds the brush, he thunders loud, paint my fortress tall, paint gold and rubies, emeralds bright, and you shall leave this hall. तो वो, उसके हाथ में ब्रश है, राइट, उसके हाथ में ब्रश है, एंड वो धमकाता है कि उसके लिए सोना हीरे वगैरह पेंट करने चाहिए, बड़े से किला बनाना चाहिए। वो उसका इम्तिहान ले रहा है और उसको ये लालच दे रहा है कि अगर तुम ये सब मेरे लिए कर दोगी तब तुम इस हॉल को, इस जेल को आराम से, मैं उसको छोड़ने की अनुमति तुमको दे दूंगा, तुमको रिहा कर दूंगा। तो वो उसको लालच देके उसका इम्तिहान ले रहा है उस रात को, और वो ब्रश उसको देकर चला जाता है। उस रात को जमींदार जब वो सोया होता है तो वो सोने के सपने देख रहा है कि वो सोचता है कि गोपी उसने जो आदेश दिया है उसका पालन करेगी और उसके लिए सोने जेवरात वगैरह बनाएगी, तो वो सब उसके सपने में आते हैं। लेकिन उसी समय पर गोपी कुछ और ही कर रही है। गोपी क्या करती है? गोपी एक सड़क बनाती है, एक ऐसी सड़क जो कि काफी लंबी है और काफी सारे टर्न्स के साथ इधर उधर जा रही है। इस तरह की सड़क जा रही है, और उसके साथ साथ एक घोड़ा भी बनाती है जो कि काफी शक्तिशाली है और काफी साहसी घोड़ा भी है, ताकि वो घोड़े की मदद से उस सड़क पर उस जेल से बाहर भागकर रिहा हो सके, निकलकर एस्केप हो सके। तो बेसिकली वो अपनी अकल और हिम्मत से आजादी का रास्ता निकालती है। अब द रोड लीड्स आउट ऑफ प्रिजन गेट्स, द हॉर्स स्विफ्टली अर्जेस, गोपी लीप्स ऑन एंड गैलप्स फास्ट थ्रू फील्ड्स एंड मेनी विलेजेस। अब चूंकि उसके हाथ में घोड़ा आ गया है, उसने घोड़े की पेंटिंग बना दी है, तो वो भाग निकलती है। तो बेसिकली ये अच्छाई की जीत और बुराई पर विजय का प्रतीक है, यानी कि वो हॉर्स पर चलती है, लीप्स ऑन। तो यहां पर हमको काफी सारा एक्शन के बारे में बताया गया है, लीप्स ऑन एंड गैलप्स फास्ट स्विफ्टली अर्जेस। तो बेसिकली यहां पर काफी एक्शन वाला ये स्टैंजा है, और खेतों और गांवों के में से निकलकर वो वहां से एस्केप कर देती है। ओके, इट्स गोपी, शी इज बैक अगेन, से द विलेजर्स मेरी एंड काइंड। तो उसको देखकर गांव वाले काफी खुश होते हैं कि देखो देखो गोपी आ गई, वापस आ गई करके विलेजर्स, गांव वाले काफी खुश हो जाते हैं, राइट। और लेकिन गोपी अभी भी, हालांकि वो घोड़े पर है, लेकिन वो अपनी पेंटिंग को कर रही है, अभी भी उस पर लगी हुई है, क्योंकि उसको अपना सीन पेंट करते रहना है, तभी वो रियल होगा। और उसके पीछे जमींदार के लोग उसका पीछा कर रहे हैं, राइट। तो गोपी फिर से जमींदार को रोकने के लिए अब क्या करती है? वो एक बड़ी सी नदी को बनाती है, एक बड़ी नदी जिसकी चौड़ाई काफी है, राइट, काफी बड़ी नदी बनाती है, और उसमें जो धाराएं हैं वो काफी तेज हैं। और उसको देखकर जमींदार और उसके जितने भी लोग हैं वो वहां पर रुक जाते हैं, क्योंकि वो उस नदी को पार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर नदी एक तरह से न्याय और अच्छाई की सीमा का प्रतीक है यहाँ पर, क्योंकि वो उस दुष्ट जमींदार को रोक देती है, राइट। नाउ शुड आई पेंट ए बीस्ट टू लीप एंड चेज यू थ्रू। नाउ गोपी क्या करती है? जमींदार को उल्टा धमकी देती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं यहां पर अब ऐसा एक भयानक जानवर को बनाऊं? बीस्ट का मतलब होता है एक भयानक जानवर को मैं बनाऊं, जिससे, जो कि तुम्हारा यहां से कूदे और तुम्हारा पीछा करे। क्या तुम चाहते हो? अगर नहीं तो तुम मेरा पीछा करना शुरू कर दो, नहीं तो वो जानवर
तुमको, तुमको और तुमको, यानी कि हर व्यक्ति को इंडिविजुअली बताती है कि हर एक व्यक्ति को खा जाएगा। फीस्ट मतलब वो तुम सबको खा जाएगा, तो मेरा पीछा करना बंद कर दो, नहीं तो मैं एक भयानक जानवर को पेंट करूंगी और वो सचमुच में आ जाएगा और तुम सबको खा जाएगा, हर एक व्यक्ति को खा जाएगा। The zamindar cries, no, no, no more. I will leave. I will go away. He turns and flees. His men behind dare not choose to stay. So जमींदार डर जाता है, कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं चला जाता हूं, मैं चला जाता हूं, और वो मुड़ता है और भाग जाता है, और उसके आदमी भी वहां पर ठहरने का साहस नहीं करते हैं, तो वो भी इमीडिएटली मुड़कर भाग जाते हैं। अब गोपी क्या कर रही है? अब गोपी तो इससे पता चलता है कि बुराई की हार हो जाती है। नाउ गोपी पेंट्स फॉर द विलेज folk a feast of sweets and tea, a courtyard bride, a band to play and songs of victory. अब गोपी क्या करती है? अब गोपी गांव वालों के लिए भोजन, मिठाइयां और चाय, तो बेसिकली एक जश्न का दृश्य बनाती है और सब मिलकर खुशी मनाते हैं, शांति और न्याय लौट आती है। कोर्टयार्ड मतलब एक ऐसी जगह जहां पर सब लोग बैठकर वहां पर चाय पीते हैं, मिठाई खाते हैं वगैरह, एक बड़ा सा एक आंगन कह सकते हैं हिंदी में। तो इसको एक फोक टेल से अडेप्ट किया गया है। इसका जो टेस्ट पेपर है वो मैं सारा जो इंग्लिश के चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे तब मैं टेस्ट पेपर्स अपने वेबसाइट पर लिखूंगा आंसर की के साथ, जिसका कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ थोड़े से और नोट्स हैं जिसके बारे में बता दूं कि कविता आखिरकार सिखाती क्या है, और इसका इस्तेमाल भी आप अपने उत्तर में कर सकते हैं। द पोएम इज अ मॉरल फेबल इन वर्स, यानी कि ये एक ऐसी नैतिक, मॉरल का मतलब नैतिक कहानी है, ओके, जिसको कि कविता के रूप में कहा गया है, जो ये बताती है कि हमें अपनी प्रतिभा, यानी कि हमारे अंदर जो कला है और हमारे अंदर जो शक्ति है उसका इस्तेमाल जिम्मेदारी और अच्छाई के लिए ही करना चाहिए। ओके, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या हुआ? दयालुता और रचनात्मकता दुनिया को बेहतर बना सकती है, कि हमें दया दिखानी चाहिए और हमारी जो कला है उससे हमें दुनिया बेहतर बनानी चाहिए। इसके साथ साथ जो लालच है और स्वार्थ है अंत में हमेशा हार जाते हैं, और वो उस व्यक्ति की हार में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। गोपी, जहां तक गोपी का सवाल है, चौथा, पांचवा और छठा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। गोपी एक तरह की मासूमियत को सिंबलाइज करती है, साहस को सिंबलाइज करती है और निस्वार्थता का प्रतीक है, यानी कि वो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है। जहां तक जादुई ब्रश का सवाल है, वो किस चीज को सिंबलाइज करता है? जादुई ब्रश कल्पना को सिंबलाइज करता है, दया को या करुणा को सिंबलाइज करता है और भलाई को सिंबलाइज करता है, उसको दर्शाता है, भलाई की ताकत को दर्शाता है। जहां तक जमींदार का सवाल है, वो घमंड का प्रतीक है, लालच का प्रतीक है, जो अंत में शांति को नष्ट करता है, राइट, जिस अपने कामों के द्वारा। तो बेसिकली इस कविता में यह दिखाया गया है कि कला सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि भलाई का साधन भी हो सकता है। इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है कि असली जादू ताकत में नहीं बल्कि इस बात में है कि तुम उस ताकत का इस्तेमाल कैसे करते हो, दया, ईमानदारी और साहस से। इस कविता का बेसिक थीम क्या है कि कविता दयालुता, उदारता और नैतिक जिम्मेदारी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में काफी अच्छी सीख देती है। ये सिखाती है कि सच्चा जादू शक्ति के उपयोग में नहीं है बल्कि उसके सही इस्तेमाल में है, राइट। अगर हमारे पास कोई शक्ति है तो उसका हम सही इस्तेमाल करें, ऐसा न करें कि दूसरे को उससे किसी तरह का कष्ट पहुंचे। ओके, तो गोपी की जो सच्चाई है और उसकी अंदर जो करुणा भरी हुई है, जमींदार की लालच के बिल्कुल विपरीत है। और कविता हमें यह दिखाती है कि कला और कल्पना, कला, आर्ट एंड इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना लोगों की जिंदगी में खुशी और बदलाव ला सकती है, और हमें यह सिखाती है कि सबसे बड़ा जादू क्या है, कि दूसरों की मदद करना ही सबसे सही तरीके का जादू है। लास्ट में मैं आपको गोपी के बारे में भी थोड़े पॉइंट्स बता दूं, क्योंकि इस पर्टिकुलर कविता में से गोपी के ऊपर तो प्रश्न जरूर आएगा। तो गोपी एक बेसिकली सीधी सादी, कल्पनाशील और दयालु गांव की लड़की है। वो दूसरों की मदद को धन दौलत से ज्यादा महत्व देती है। वो कर सकती थी कि अपने घर को ज्यादा बेहतर बना के अपने लिए ही सब काम कर सकती थी, उसने ऐसा नहीं किया बल्कि गांव वालों की काफी मदद की। तो इससे पता चलता है कि वो काफी दयालु लड़की है, वो काफी साहसी भी है, काफी बहादुर भी है और काफी अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करती है। और जमींदार की लालच
के सामने वो झुकती नहीं है। वो अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करती है, अपनी अकलमंदी का इस्तेमाल करती है उस मुसीबत से निकलने के लिए। और जादू मिलने के बाद भी वो एक तरह से नम्र ही रहती है और निस्वार्थी रहती है, दूसरों के लिए ही काम करती है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि कविता से हमें कवि ने यह बताया है कि सच्ची ताकत अच्छाई और हिम्मत में होती है, ना कि अमीरी या किसी तरह के शक्ति के प्रयोग में। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कविता पूरी तरह से समझ में आ गई, आपने नोट्स भी लिख लिए। जैसे मैंने कहा, इसका टेस्ट पेपर इंग्लिश के जो 5 यूनिट्स हैं उसके ऊपर जो टेस्ट पेपर्स होंगे वो पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद हमारे वेबसाइट studywithsudhir.com पर रिलीज किए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अब आपसे मुलाकात होगी अगले चैप्टर में। टाटा, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को डेफिनेटली अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कीजिए।